हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कॉमर्स केयर में। और आज हम लोग आप सभी को जो जर्नल नाम का चैप्टर था हमारा क्लास 11th अकाउंटेंसी का, उसका हम लोग सेकंड आपका जो सेशन है वो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो सेकंड सेशन है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जर्नल एंट्रीज अलग अलग टाइप से जो होते हैं उन सभी के बारे में, कि जो जर्नल एंट्रीज है गुड्स से रिलेटेड, एसेट्स से रिलेटेड, बैड डेब्ट से रिलेटेड, एडजस्टमेंट एंट्रीज, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इन सभी को अलग अलग टाइप से हम लोग अभी पढ़ने वाले, इन सभी अलग अलग टाइप को दरअसल हम लोग अभी पढ़ने वाले। ठीक है, इसका जो पिछला वाला हमारा जो सेशन था वो था कि जर्नल एंट्री क्या होता है, मतलब जर्नल क्या है, जर्नलाइजिंग क्या होता है, जर्नल के फीचर क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, फॉर्मेट क्या है। और इन सभी को देख लेने के बाद आज का जो हमारा आज का टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इस चैप्टर में जो मेरे ख्याल से बच्चों को प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रॉब्लम होता है डिस्काउंट नाम के टॉपिक पर। कौन सा? डिस्काउंट नाम के टॉपिक पर। और ये डिस्काउंट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे भाई दो टाइप के डिस्काउंट को। कितने टाइप के डिस्काउंट को? दो टाइप के डिस्काउंट को। तो इससे पहले कि हम लोग डिस्काउंट के जर्नल एंट्रीज को देखें, पहले हम लोग इन्हीं चीजों को समझ लेते हैं कि भाई डिस्काउंट कितने टाइप का होता है, डिस्काउंट कितने टाइप का होता है। डिस्काउंट के टाइप को समझ ले हम लोग, फिर हम लोगों को इसको लिखने में और इसको दरअसल पढ़ने में आसान होगा। ठीक है, डिस्काउंट को अगर हम लोग समझ लें कि ये कितने टाइप का होता है, तो भाई डिस्काउंट दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का डिस्काउंट होता है। इसमें से एक होता है भाई हमारा ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, इस ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट। दूसरे तरफ हमारा जो डिस्काउंट है, मतलब सेकेंड टाइप का, इसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या नाम देते हैं? कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अब कितने टाइप का हमारे पास है भाई? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का। अब आप सभी ने देखा होगा कि भाई डिस्काउंट जब हम लोग देते हैं या हम लोगों को डिस्काउंट मिलता है तो इसकी वजह से हम लोगों को अमाउंट कम पे करना पड़ता है। अमाउंट उस गुड्स के बदले में जो अमाउंट उसका जो प्राइस है उससे कम हम लोगों को गुड्स का अमाउंट पे करना होता है। ठीक है, अब आप देखो इस बात को भाई, ये जो डिस्काउंट है, ये जो रेट को कम करता है, ये भी दो टाइप का होता है। एक ट्रेड डिस्काउंट है और एक कैश डिस्काउंट है। अब हम लोग समझते हैं पहले कि ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है। तो भाई डिस्काउंट दो टाइप से दे सकता है एक बिजनेसमैन उसके कस्टमर्स को। और पहला होता है कि उसका अपना सेलिंग वो बढ़ाना चाह रहा है। क्या बढ़ाना चाह रहा है? सेल को वो इंक्रीज करना चाह रहा है। सेल को इंक्रीज करना चाह रहा है। ठीक है, सेल को वो बढ़ाना चाह रहा है। अभी वो ये नहीं देख रहा है कि उसका सेलिंग जो है वो कैश सेल हो रहा है या फिर क्रेडिट सेल हो रहा है। इन चीजों को उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब क्या है भाई कि उसका सेलिंग क्या हो जाना चाहिए? बढ़ना चाहिए। मतलब सेल प्रमोशन के लिए, सेल प्रमोशन के लिए। ठीक है भाई, ये सेल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और साथ ही साथ ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये चाहे कोई कैश मतलब नगद खरीदे या फिर होता है कोई उधार पर खरीदे, मतलब कि क्रेडिट पर खरीदे, इन दोनों ट्रांजेक्शन के टाइम में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। मतलब नगद लेन देन पर भी और उधार लेन देन पर भी। कोई नगद खरीदेगा तो भी ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है, उधार पर खरीदेगा तो भी ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है। ये डिस्काउंट का दो बात हुआ। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ये प्राइस को भाई मेरे कम कर देता है। प्राइस को, या फिर आप इसे बोल सकते हो कि ये रेट को कम कर देता है, उस गुड्स के रेट को ये कम कर देता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, इसको हम लोग अपने बुक्स में लिखते नहीं है, तो इस वजह से इसका एंट्री नहीं किया जाता है। किसका एंट्री नहीं करते हम लोग? ट्रेड डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये सेल को बढ़ाने के लिए देते हैं, सेल प्रमोशन के लिए देते हैं। ये उन कस्टमर्स को भी हम लोग देते हैं जिन्होंने उधार पर खरीदा है या हो सकता है नगद पर खरीदा है। ठीक है, उसको भी। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये प्राइस या फिर रेट को भाई कम कर देता है। ठीक है, और इसका हम लोग एंट्री नहीं करते। दूसरे तरफ कौन सा है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हम लोग देते हैं, हम लोग देते हैं कैश कलेक्शन के लिए। किस लिए? कैश कलेक्शन के लिए, मतलब नकद वसूलने के लिए, पैसा मांगने के लिए, लेने के लिए जल्दी से जल्दी। और ये जो कैश डिस्काउंट है, ये सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पर ही दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पर दिया जाता है।
अच्छा, ये जो कैश डिस्काउंट है ये प्राइस को कम नहीं करता है और इसका एंट्री हम लोग करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस को आपको समझना होगा। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है भाई, ट्रेड डिस्काउंट के देने का, वो है सेल को बढ़ाना, सेल को इंक्रीज करना। अब अगर हम लोगों ने वस्तु बेच दिया है तो हमको पैसा भी तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना, अमाउंट भी तो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा आपके डेटर से। तो उसको आप क्या बोलोगे, जब वो खरीदने आया तो हम लोग उसको 10% और 20% का एक डिस्काउंट दिए, ठीक है। कोई वस्तु जिसका की प्राइस है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, ये इसका क्या है भाई मेरे, प्राइस है, ठीक है। अब इस प्राइस को आप उसको बेचते हो किसी आदमी को, तो उसको आप बेचते हो एट द रेट 20% TD, मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब है कि इस वस्तु का प्राइस इस ट्रेड डिस्काउंट को घटाने के बाद क्या रह गया, 80,000। कितना प्राइस हो गया इसका, 80,000। अब उसी आदमी को आप बोलते हो, जब वो आपसे खरीद लिया, क्योंकि ये तो नगद उधार दोनों पर दिया जा सकता था, तो अभी वो उधार खरीदा और उसको हम लोगों ने कितने में बेच दिया, 80,000 में। इसका मतलब है कि आप अगर इस वस्तु को राम नाम के आदमी को सेल किए हो, ये कौन है भाई मेरा, ये जो राम है ये मेरा कौन है अभी, डेटर। कौन है, डेटर, क्योंकि हम लोगों ने इसको अपना गुड्स बेचा है, तो ये राम मेरा डेटर है, ये हमको बाद में पैसा देगा। अब क्योंकि आप पैसा मांग रहे हो तो राम बोलता है कि भाई अभी 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन आपको रुकने के लिए, ठीक है, और आपको अभी पैसे की जरूरत है, एकदम सख्त जरूरत है। तो आप चाहोगे कि आपका कलेक्शन जो है वो कैश का वो जल्दी से जल्दी हो जाए और इस पर अगला आपका कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं हो। तो इसके लिए आपके पास एक उपाय है, आप राम से बताओ भाई कि तुम अगर ये अमाउंट हमको तुरंत पे करते हो 80,000, तो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा जो कि 5% का होगा, और इसको हम लोग नाम देंगे भाई मेरे कैश डिस्काउंट। क्या नाम देंगे, कैश डिस्काउंट, क्योंकि ये डिस्काउंट दिया किस लिए गया है, कैश कलेक्शन के लिए। इसके पीछे हमारा क्या रीजन था कि वो हमको पैसा जल्दी से जल्दी दे दे, तो इस वजह से ये अमाउंट हम लोग जब इसको डिस्काउंट का देते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, कैश डिस्काउंट। इस हिसाब से राम आपको पे करेगा कितना, 80,000 में से 5,000 माइनस करके अब कितना अमाउंट पे करेगा, 76,000। ये फीचर है हमारा कैश डिस्काउंट का। इस 20,000 को ये जो घटा है, 20,000 का प्राइस जो घट गया, मतलब 1 लाख से 80,000 जो आ गया 20% काटने के बाद, तो इस 20,000 को हम लोग कहीं लिखते नहीं, ठीक है, लेकिन इस 5,000 को हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। हम लोग दिए तो डिस्काउंट अलाउड, हम लोगों को मिला तो डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसा हम लोग इसको लिखेंगे। चलिए ठीक है, यहां आते हैं हम लोग। अब दिखाया गया है फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड फॉर कैश डिस्काउंट। अभी देखे, आपने समझ लिया कि यहाँ ट्रेड डिस्काउंट क्यों था, कैश डिस्काउंट क्यों था। ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए, मतलब बल्क में, मतलब होलसेलर देता है या प्रोड्यूसर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, ठीक है, ऐसा बल्क में बेचने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए। सबसे पहले हम लोग कैश डिस्काउंट को पढ़ते हैं कि कैश डिस्काउंट का एंट्री क्या होता है। भाई कैश डिस्काउंट या तो हम लोगों को मिल सकता है या फिर हम लोग देते हैं। तो कैश डिस्काउंट अगर मिलेगा तो बोलेंगे ऑन रिसीविंग कैश डिस्काउंट, अगर हम लोग किसी और को देते हैं ये कैश डिस्काउंट तो बोलेंगे ऑन एलोइंग कैश डिस्काउंट, ठीक है। अगर ये कैश डिस्काउंट हम लोगों को मिला है तो ये हमारा रिवेन्यू होगा। क्या होगा, रिवेन्यू होगा ये कैश डिस्काउंट। और अगर हम लोग किसी और को देते हैं, हम लोग किसी और को देते हैं ये कैश डिस्काउंट, तो ये हमारा एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। आप लोगों को जर्नल एंट्री के डेबिट और क्रेडिट करने के जो रूल है उससे आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग डिस्काउंट किसी और को देते हैं तो वो हमारा एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो तो हम लोग इसको डेबिट करते हैं, और अगर रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम लोग इसे क्रेडिट करते हैं। अब एक बात आप ध्यान से इस बात को याद भी रख लो, एक शॉर्टकट है भाई, कि अगर ट्रेड डिस्काउंट में इसको तो लिखते ही नहीं है, कैश डिस्काउंट में अगर हम लोग किसी और को देंगे तो हमेशा ये एक्सपेंसेस होगा, और हमको मिलेगा तो हमेशा ये हमारा रिवेन्यू या फिर इनकम होगा, ठीक है। यहाँ एक शॉर्टकट है आपके याद रखने के लिए, और वो क्या शॉर्टकट है कि अगर आप कैश को क्रेडिट कर रहे हो, डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा,
कैश को अगर आप डेबिट कर रहे हो, डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ठीक है, जैसे आप यहां देख सकते हो, कैश और बैंक अकाउंट अभी क्रेडिट है तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट हुआ, कैश और बैंक अभी डेबिट है तो डिस्काउंट अलॉट भी डेबिट हुआ। ठीक है, यहाँ आप ऐसे इसको रूल पे भी, ये रूल है इसका लिखा हुआ डिस्काउंट को डेबिट और क्रेडिट करने का। यहाँ आप देखिए ऑन रिसीविंग कैश डिस्काउंट, अगर हम लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है इसका मतलब है कि हम लोगों ने अमाउंट किसी और को पे किया है, अमाउंट हम लोगों ने अभी पे किया है, इस वजह से हम लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर हम लोग डिस्काउंट किसी को अमाउंट पे करते हैं तो हमारा लायबिलिटी अभी क्या होगा, घटेगा, और क्योंकि लायबिलिटी घटा तो इस वजह से डेबिट किए। कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करने का रीजन क्या है भाई, मेरा एसेट घट गया, हम लोग किसी और को पैसा दे रहे हैं, किसी और को पैसा हम लोग अभी दे रहे हैं, मतलब ऐसा है ना कि हम लोगों ने किसी से उधार पर खरीदा हुआ था जिस वजह से मेरा लायबिलिटी बढ़ गया और अभी हम लोग उसको अमाउंट पे कर रहे हैं। तो अमाउंट अगर पे करेंगे तो लायबिलिटी भी घटेगा और साथ ही साथ हमारा एसेट भी घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अमाउंट पे किया। अब क्या है ना भाई कि मेरा है, किसी का मेरे ऊपर है 80,000 रुपीज, 80,000, उसने बताया कि अगर आप 76,000 पे कर दोगे, मतलब आप टोटल अमाउंट पे करोगे तो मैं आपको एक डिस्काउंट दूंगा और वो डिस्काउंट होगा 5% का। तो इसका 5% होता है 4,000 जो हमको मिला, इस वजह से ये मेरा रिवेन्यू है, इनकम है, और ये इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आप इसका अपोजिट सोच लो, अभी ये राम के नाम से था। ठीक है, तो ये जो डेटर है हमारा, डेटर, इसके प्लेस पर हम लोग राम लिख देंगे हम लोग। ठीक है, ये जो हमारा डेटर है उसका नाम लिखेंगे, इसके बाद इसके पास मेरा जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो लिख देंगे 80,000, और इस 80,000 में उसने हम लोगों को कितना दिया है 76, और हम लोगों ने उसको डिस्काउंट कितने का दिया है 4,000, ऐसा हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ जो डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट है उसके पीछे कारण क्या है भाई कि ये मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है। हम लोगों ने डिस्काउंट किसको दिया, मेरे डेटर को, मेरे डेटर को, जिसको हम लोगों ने उधार पर माल बेचा हुआ था, मेरे डेटर को दिया। अब क्योंकि हम लोग अगर डिस्काउंट देते हैं मेरा एक्सपेंसेस होगा, मेरा एक्सपेंसेस होगा तो मेरा लॉस, सॉरी प्रॉफिट मेरा घट जाएगा, और रूल ये बताता है कि अगर आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो आप उसको क्या करो, डेबिट करो। ठीक है, तो ये होगा हमारा डिस्काउंट पर। ऐसे आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना डिस्काउंट पर, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इस पर जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई कर सकें। ठीक है, और अभी एक टॉपिक है, दरअसल डिस्काउंट के साथ साथ एक टॉपिक आता है रिबेट का। रिबेट का ये डिस्काउंट के साथ ही आता है। रिबेट क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कुछ सामान खरीदा, कुछ सामान खरीदा, और उस टाइम आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो भी मिला वो अलग बात है। आप घर ले आए उस सामान को, और घर लाने के बाद देखा आपने कि भाई उस डिस्काउंट में, उस गुड्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उस गुड्स में, तो आप उसे रिटर्न करने अवश्य ही जाओगे। और जब आप उसे रिटर्न करने जाते हो तो वो दुकानदार बोलता है कि भाई साहब आप इसे रख लीजिए, भाई साहब आप इसे रख लीजिए, और ऐसा कीजिए कि मैं आपको 5% या 10% का एक्स्ट्रा हम आपको एक रिबेट दे देते हैं। ये रिबेट क्या होता है भाई मेरे, कि हम आपको कुछ अमाउंट रिटर्न कर देते हैं अगर आपने कैश परचेज किया है तो, और अगर आपने क्रेडिट पर परचेज किया हुआ है तो वो बोलेगा चलो ठीक है भाई 200 रुपया और हमको आप कम देना। ठीक है, यानी ये जो रिबेट है ना, ये हम लोग किसी सेलिंग के लिए या फिर कैश कलेक्शन के लिए नहीं देते हैं, बल्कि ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपके गुड्स में कुछ डिफेक्ट था भाई, कुछ प्रॉब्लम था, आपका गुड्स उस फीचर के अकॉर्डिंग नहीं था जिस फीचर को बोलकर आपने बेचा है उस सामान को। ठीक है, तो इसलिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं। इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड, यानी ये गुड्स बिक चुका उसके बाद का डिस्काउंट है, फॉर रीजंस अदर देन दैट, फॉर allowing trade discount, यानी गुड्स सोल्ड व्हेन डिलीवर्ड टू बी ऑफ लोअर क्वालिटी। बस यही बात हम आपको बता रहे थे कि उस गुड्स में कुछ ना कुछ डिफेक्टिव है, मतलब कि वो गुड्स लोअर क्वालिटी का है, और इस वजह से आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। इट इज ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल्स कंप्लीटेड इन द पास्ट, और ये डिस्काउंट कब दे रहे हैं हम लोग, जब हमारा सेलिंग पहले ही हो गया। ठीक है, अब अगर एक बात आपको याद रखना है, अगर आपने रिबेट किसी और को दिया है तो आप इसको लिखो रिबेट अलाउड,
और अगर आपको रिबेट मिला है तो आप इसको लिखो रिबेट रिसीव्ड। ये जो रिबेट अलॉट है ना, ये हमारा एक्सपेंसेस के ग्रुप में आता है, और ये जो रिबेट रिसीव्ड है ये हमारा रिवेन्यू के ग्रुप में आता है। ठीक है, अब एक्सपेंसेस को हम लोग करते हैं डेबिट, ठीक है, और रेवेन्यू को हम लोग करते हैं क्रेडिट। तो ये बात आपको याद रखना है, कभी ऐसा अगर हो तो ये जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे, मतलब रिबेट को डेबिट करेंगे उस एंट्री में और रिबेट रिसीव्ड को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अगर हम लोग देंगे रिबेट अलॉट डेबिट, हम लोगों को मिलेगा रिबेट रिसीव्ड, रिवेन्यू है इसलिए क्रेडिट। अब अगर हम लोग देखें कुछ जर्नल एंट्रीज जिसमें हम लोगों के क्वेश्चन में है जो कि ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैड डेब्ट्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बैड डेब्ट से रिलेटेड है। अब मान लीजिए कि आपने किसी को अपना गुड्स जो है वो बेचा, आपने अपना गुड्स मान लीजिए हम लोग ए हैं, ठीक है, एक मिनट, ये मैं हूं ब्रजेश, और मैंने अपना गुड्स किसी दूसरे पर्सन को बेचा, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को बेचा, ऐसा बेचा हम लोगों ने अपना गुड्स सेल किया, और ये रुपीज है 50,000 का, कितने का 50,000 का, और साथ ही साथ ऑन क्रेडिट उधार पर बेचा। हम लोगों ने अपना गुड्स किसी को उधार पर बेचा, और कितने का बेचा भाई मेरे 50,000 का, ठीक है। अब एक नाम हम लोग इसका सोच लेते हैं, XYZ। इस XYZ नाम के इस आदमी को हम लोगों ने अपना गुड्स कितने का बेचा 50,000 का, ठीक है। अब XYZ से हमारा एक एग्रीमेंट था कि XYZ हम लोगों को पैसा देगा 2 मंथ्स बाद, 2 महीने बाद ये हमको पैसा देगा, ठीक है। लेकिन 2 महीने बीत गए और मुझे वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, मतलब XYZ ने मुझे पेमेंट नहीं किया। तो मैं वेट करूंगा, XYZ को फिर इन्फॉर्म करूंगा, उससे बात करने की कोशिश करूंगा कि भाई मुझे आप पैसा दे दो। लेकिन अब XYZ इस कंट्री को छोड़कर जा चुका है, मतलब हमेशा हर सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने अपना गुड्स किसी को बेचा, या बिजनेस ने अपना गुड्स किसी को बेचा और कल से वो उधर आना ही छोड़ दिया, बिल्कुल भूल गया, और ये एक नॉर्मल बात है, ऐसा हर किसी बिजनेसमैन के साथ निश्चित ही हुआ होगा, ठीक है। तो अगर जो पैसा हम लोगों को रिकवर होने लायक नहीं होता है, हम लोगों को ऐसा लगे कि ये 50,000 अब हमको वापस मिलना अनिश्चित है, नहीं मिल सकता है, अनसर्टेन है, तो हम लोग इस अमाउंट को, यानी इस XYZ के पास जो मेरा पैसा था, हम लोग इसको बोलेंगे कि ये मेरा पैसा क्या हो गया, डूब गया। क्या हो गया, मेरा पैसा डूब गया, और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स, जो पैसा रिकवर होने के लायक नहीं है, इससे अब हमको पैसा मिलने लायक नहीं है। द अमाउंट दैट वाज रिसीवेबल बट कुड नॉट बी रियलाइज्ड पार्शियली और fully, such amount that is not recovered is a loss to the business and recorded as bad debt। यहां आप समझना था ध्यान से, the amount that was receivable, amount जो हमको मिलने वाला था, but could not be realized, लेकिन हम लोग इसको वसूल अब नहीं कर सकते, या तो पार्शियली हो सकता है कि इस 50 में से उसने 20 दे दिया और 30 बाकी है उसके पास, या फिर फुल्ली पूरे 50,000 हमको रिसीव नहीं हो सकता है। सच अमाउंट दैट इज नॉट रिसीव्ड इज ए लॉस, जो अमाउंट हम लोगों को नहीं मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे टू द बिजनेस। ये लॉस किसके लिए है, बिजनेस के लिए है, एंड रिकॉर्डेड एज बैड डेब्ट, और हम लोग इसको लिखते क्या है, बैड डेब्ट लिखते हैं, ठीक है। बैड डेब्ट को हिंदी में क्या बोलोगे आप सभी, डूबत ऋण, यानी वो अमाउंट जो अब वसूल होने के लायक नहीं है। अब यहां पढ़ते हैं, इफ अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल, ठीक है, यानी ये अमाउंट अब हमको रिकवर होने के लायक नहीं है, ऐसे टाइम में, ऐसे सिचुएशन में, जैसे यहां पर इस XYZ के पास मेरा पैसा था और वो अब रिकवर होने के लायक नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम लोग बैड डेब्ट को करेंगे डेबिट, क्योंकि इस बैड डेब्ट को हम लोग मानते हैं, ये जो बैड
डेप्ट है, बैड डेप्ट है, ये हमारा एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस है, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा लॉस इंक्रीज होगा, और क्योंकि ये हमारे लॉस को बढ़ाता है, एक्सपेंसेस को बढ़ाता है, तो हम लोग इसको रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करते हैं। तो बैड डेप्ट अकाउंट, नोट जो अमाउंट जो हम लोगों को रिसीव नहीं हुआ उसको डेबिट करना है, और उस आदमी के पास जिसका मेरा पैसा भागा, जो मेरा पैसा लेकर भागा, या जिसके पास मेरा पैसा है, जो कि मेरा एसेट है, डेटर है, उस डेटर को हम लोग कर देंगे उतने ही अमाउंट से क्रेडिट, उतने ही अमाउंट से हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अगर अभी हम लोगों ने देखा कि वो पूरे 50,000 लेकर भाग गया, लेकिन एक सिचुएशन है, इफ सम पार्ट ऑफ डेप्ट इज नॉट रिकवरेबल, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 50 में से उसने 20 दे दिया और बाकी के 30 को लेकर वो भाग गया, ऐसा हो सकता है, हम लोगों को बाकी का 30 नहीं मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, इस वजह से हम लोगों को पैसा रिसीव नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में भी हम लोग एंट्री पास करेंगे, जो पैसा मिल गया है उसके लिए हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा हम लोगों को नहीं मिला उसके लिए हम लोग लिखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और 2, उस डेटर का नाम, उस आदमी का नाम जिससे हमको थोड़ा मिला और बाकी नहीं मिला, बाकी नहीं मिला। ये अमाउंट आपको परसेंटेज में मैक्सिमम क्वेश्चन में लिखा रहता है, या फिर पैसे में मैक्सिमम क्वेश्चन में लिखा रहता है। अगर मान लीजिए कि 5000 मेरा रुपया है मोहन के पास, 5000 रुपीज किसके पास है? मोहन के पास है, और ये इंसॉल्वेंट हो जाता है, और बताता है आपको क्वेश्चन में कि 1 रुपए में आपको 30 पैसे रिसीव हो रहे हैं, यानी 30 पैसा इन रूपी, ये आपको रिसीव हुआ, ये आपको रिसीव हुआ। अब 30 पैसा इन रूपी का मतलब है भाई मेरे 30%। क्या मतलब है? 30%। तो आप इस 5000 का 30% निकालिए, आपको कितना मिला है? 1500। और बाकी का इसी अमाउंट का कितना परसेंट? 70%, जो आपको नहीं मिला, जो आपको नहीं मिला, ठीक है, उसको आपको निकाल के कहां लिख देना है? यहां पर, ठीक है। और वो अमाउंट अभी कितना है? वो अमाउंट अभी कितना है जो आपको नहीं मिला, और टोटल अमाउंट को आप ऐड करके यहां क्या लिख दो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बैड डेप्ट रिकवर्ड, बैड डेप्ट रिकवर्ड, ये टॉपिक भी आपको बैड डेप्ट से रिलेटेड अवश्य ही मिलता है। क्या मतलब है इसका, बैड डेप्ट रिकवर्ड का? क्या मतलब है भाई बैड डेप्ट रिकवर्ड का? अब अगर मान लीजिए कि कोई आपका पैसा लेकर भाग गया, कोई आपका पैसा लेकर भाग गया, और इन फ्यूचर आपने उसे पकड़ लिया। अरे कितना गजब बात है कि आपका पैसा लेकर भाग गया, वो भाग चुका था, आपका पैसा डूब चुका है, लेकिन वो आप आदमी जो है सो वो आपके हत्थे चढ़ गया, अरे छोड़ने नहीं, पैसा तो लेकर रहेंगे, पैसा तो लेकर रहेंगे। और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बैड डेप्ट रिकवर होना। जब, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिसके पास आपका पैसा है वो अब जो चला गया था बाहर, वो अब वापस आ गया है, और आपको आप आने के बाद आपको पैसा देने आया। तो ऐसे लोग तो अब मिलते कम है ना, क्योंकि ऐसे लोग तो ईमानदार होते हैं, और ये लोग अब मिलते कम है। फिर बढ़िया बात है, आपका पैसा आपको मिल जाए, मेरा पैसा हमको मिल जाए टाइम से, तो ये अच्छी बात है। The amount of bad debt recovered is a gain for the business because the amount was earlier written up as a loss। मतलब है कि ये जो बैड डेप्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हमारा रिवेन्यू। क्या बोलते हैं? या इनकम। ये अब हमारे लिए अच्छी बात है, ये अब हमारे लिए हमारा गेन बन जाएगा, फायदा बन जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि हम लोगों ने उसको पहले अपना लॉस मान लिया था, क्योंकि वो पैसा मिलने वाला नहीं था। सच अमाउंट ऑफ बैड डेट रिकवर्ड इज फर्स्टली क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट एंड लेटर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसको आप अभी छोड़ दीजिए, अभी आप केवल ये देखिए कि आपको आपका पैसा रिकवर हुआ। तो इस सिचुएशन में जो बैड डेप्ट है वो अब रिकवर लिखाएगा, बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। तो ये हमारे लिए हमारा रिवेन्यू या इनकम होगा। और इसको हम लोग जर्नलाइज कैसे करेंगे? तो क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है,
तो कैश एंड बैंक अकाउंट को डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेब्ट रिकवर। यहां से समझते हैं ये जो 3500 हमारा बैड डेब्ट चला गया था, इस बैड डेब्ट में से मान लीजिए कि आपको 2000 रुपीज वापस मिल गया, तो ये 2000 हम लोग यहां पर लिख देंगे। हाँ, इस सिचुएशन में हम लोग उस आदमी का नाम नहीं लिखते हैं जिसने मुझे वो पैसा रिटर्न किया है, क्योंकि अर्लियर हम लोगों ने उसको कहां लिख दिया था, बैड डेब्ट अकाउंट में। ठीक है, अब आगे क्या है, कैश फॉर पर्सनल यूज, सच अमाउंट इज टर्म्ड एज ड्राइंग बाय द प्रोप्राइटर। और ये कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज है जिसको कि आपको जो कि आपको इस पूरे चैप्टर में मिलने वाला है, जैसे बैड डेब्ट से रिलेटेड था, डिस्काउंट से रिलेटेड था। इसी तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके देगा कि कोई जो ऑनर है, उस ऑनर ने कैश विथड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर हाउस होल्ड यूज के लिए, और इस सिचुएशन में हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट को करते हैं डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी जर्नल क्या बनेगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हाँ, अगर कोई ऑनर हमारा पर्सनल यूज के लिए गुड्स विथड्रॉ कर ले, पर्सनल यूज के लिए गुड्स विथड्रॉ कर ले, हम लोग इसको ड्रॉइंग बाय द प्रोप्राइटर ही मानेंगे, मतलब ड्रॉइंग ही बोलेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट तो करेंगे ही पहले जैसा, जैसे कैश में लिखा किए थे, लेकिन अब की बार हम लोग यहाँ कैश को नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर कैश को, क्योंकि इस बार प्रोप्राइटर ने कैश विथड्रॉ नहीं किया, इस बार उसने विथड्रॉ क्या किया था, गुड्स। तो जो गुड्स का कॉस्ट प्राइस होगा, उस प्राइस को हम लोग यहाँ परचेज अकाउंट लिखकर लिखेंगे। यानी ऑनर या प्रोप्राइटर अगर गुड्स को विथड्रॉ करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करता है, तो इस सिचुएशन में जो जर्नल एंट्री बनेगा वो क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू, ड्रॉइंग अकाउंट को पहले लिखना है, डेबिट करना है, और टू किसको करना है भाई मेरे, परचेज अकाउंट को। गुड्स अगर बिना बिके हुए घट जाए, बिना बिके हुए गुड्स अगर घट जाए, तो हम लोग इस सिचुएशन में परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फिर चाहे प्रोप्राइटर निकाल ले, विथड्रॉ करे, गुड्स हम लोग चैरिटी और डोनेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हम लोग फ्री सैंपल के रूप में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, और फिर ऐसा हो सकता है चैरिटी में दे दिए, डोनेशन में दे दिए, गुड्स हमारा आग में जल गया, गुड्स हमारा लॉस इन ट्रांजिट है, रास्ते के दौरान हमारा कुछ हानि हो गया। ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट है, एम्प्लॉई या कस्टमर हमारा कुछ गुड्स चुरा लिया। इन सारे सिचुएशन में बिना सेल किए हुए गुड्स हमारा घट रहा है, तो हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहां भी प्रोप्राइटर निकाला, यहां गुड्स हमारा चैरिटी के रूप में दिया गया, दान के रूप में। इट रिड्यूसेस द परचेजेस एज द गुड्स आर नॉट सोल्ड, क्योंकि ये गुड्स हमारा बिका नहीं है, तो इसको हम लोगों को परचेज को घटाना पड़ेगा, और परचेज को घटाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो जो चैरिटी है ना, उसको हम लोग एक्सपेंसेस और लॉसेस के अकाउंट में रखेंगे, और डोनेशन को एक्सपेंसेस लॉसेस के अकाउंट में रखेंगे, और इसको हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल। तो अगर आप लोग बिना स्किप किए हुए देख रहे होंगे, इन सारे पूरे वीडियो को पूरा देखेंगे, तो मैं फिर से आपको एक बार फिर से ये बता दूं कि बिना स्किप किए देखोगे तो हो सकता है ऐसा कि आपका जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाए। ठीक है, अभी क्या बताया, फ्री सैंपल में सच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इनकरेज सेल्स बट इज नॉट द एक्चुअल सेल्स एंड देयरफॉर डेबिटेड टू द एडवर्टीजमेंट अकाउंट। मतलब इस टाइप का जो हम लोग गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये सेल को इंकरेज करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये मेरा सेल है नहीं। हम लोग इसको जो हम लोग जो इसको किसी को बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, फ्री सैंपल में दे रहे हैं, तो हम लोग इसलिए दे रहे हैं ताकि मेरा सेल प्रमोशन हो, मेरा सेल प्रमोशन हो, मतलब मेरा सेल इंक्रीज करे। मेरा अभी एक्चुअल में वो सेल नहीं है। ठीक है, इस सिचुएशन को हम लोग मानेंगे हमारा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जैसे हमारे यहाँ कोचिंग पर अलग अलग लोग, अलग अलग पब्लिकेशन के लोग यहाँ आते हैं, गुड्स को देते हैं, मतलब अपना बुक्स देते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो सके कि अलग अलग स्टूडेंट को हम लोग उसको ये बात बता सके, भाई प्रिस्क्राइब कर सके वो बुक कि आपको ये बुक लेना है, तो इससे उनका मार्केट में क्या हो जाएगा, सेल बढ़ेगा। आप लोग बहुत सारे लोग देखे होंगे मेडिसिन के जो होते हैं एमआर लोग, वो लोग जाते हैं अलग अलग डॉक्टर के पास, उन लोगों को बोलते हैं कि आप हमारे मेडिसिन को सजेस्ट कीजिए पेशेंट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो मेडिसिन का जो सप्लाई है मार्केट में जो उसका डिमांड है या फिर मार्केट में उसका जो सेलिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या
इसके लिए उसको कुछ गुड्स देना होता है ना, मतलब अपना कुछ मेडिसिन वो जाके डॉक्टर को देते हैं फ्री सैंपल के रूप में, ठीक है। तो इसी तरीके से जो गुड्स कौन दिया भाई, बिजनेसमैन दिया। किसको दिया, अलग अलग दुकान वालों को। किसके रूप में दिया, एडवर्टीजमेंट के रूप में, फ्री सैंपल में। तो वो बिजनेस, इसके लिए उसका गुड्स चूंकि घट जाता है, इस वजह से परचेज को क्रेडिट कर दिया और इससे उसका एडवर्टीजमेंट हुआ और ये एडवर्टीजमेंट उसके लिए एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के रूल के थ्रू उसको वो डेबिट कर दिया। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और डैमेज और फायर, दिस इज अ लॉस टू द बिजनेस which increases the expenses and therefore debited in the books। अब हम लोग अभी तुरंत पढ़े हुए थे, ठीक है, कि गुड्स घटे और वो बिना सेल किए हुए घटे, तो हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब डेबिट हम लोग क्यों कर रहे हैं, लॉस ऑफ स्टॉक, बाय थेफ्ट और डैमेज और फायर, क्योंकि ये सभी हमारा लॉस है और हम लोग इसको एक्सपेंसेस लॉसेस के अकाउंट में कैटेगराइज्ड करेंगे, और एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ता है तो हम लोग इसको डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर हम लोग किसी फिक्स्ड एसेट को खरीदें या फिक्स्ड एसेट को हम लोग बेचें तो क्या करना है भाई मेरे, सबसे पहले परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट हमारा एसेट है, फिक्स्ड एसेट हमारा एसेट है और एसेट्स का रूल क्या है कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, और अभी हम लोगों ने इसको परचेज किया तो ये मेरे पास इंक्रीज हुआ, इस वजह से इसको डेबिट किए। टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि हम लोगों ने हमारा अमाउंट पे किया है, इसके लिए अमाउंट पेड करने से मेरा जो एसेट्स होगा यानी कैश होगा वो घटेगा, और घटता है तो हम लोग इसको क्रेडिट करते हैं। फिर यहां लिखा हुआ है सप्लायर अकाउंट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सप्लायर। अच्छा, यहाँ सप्लायर और वेंडर लिख सकता था, ये उसके लिए है जब हम लोग उधार पर खरीदते हैं किसी एसेट को। क्या करते हैं, उधार पर खरीदते हैं। तो उधार पर खरीदेंगे तो हम लोगों को उस पर्सन का नाम लिखना पड़ेगा कि हम लोगों ने जिससे खरीदा, क्योंकि इन फ्यूचर वो हम लोगों को, अब हम लोगों को उसके अमाउंट पे करना होगा, और ये मेरे लिए मेरा अभी लायबिलिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो हम लोग उसे क्रेडिट करते हैं, इसी कारण से इसको वजह से अभी उसको क्रेडिट किया गया है। वो था परचेज करने के लिए, अब है सेल करने के लिए। फिक्स्ड एसेट को सेल करने से भाई मेरे कैश मेरा बढ़ेगा, ठीक है, इस वजह से हम लोग इसे डेबिट करेंगे। सेल किए मेरा फिक्स्ड एसेट, जैसे मान लेते हैं हम लोग मशीन हम लोग बेचा, लैंड बेचा, बिल्डिंग बेचा, फर्नीचर बेचा, तो बेचने से तो वो गया मेरे पास, लेकिन आया क्या, कैश या बैंक, ठीक है। अब यहाँ जो परचेजर है ना, परचेजर है, उसको हम लोग डेबिट करेंगे। अच्छा, क्या हम लोग परचेजर को भी डेटर बोल सकते हैं, क्या हम लोग परचेजर को डेटर बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी उधार पर माल बेचा है, लेकिन क्या वो माल है मेरा, माल है मेरा नहीं है, वो मेरा क्या है, अभी फिक्स्ड एसेट है। और फिक्स्ड एसेट हम लोग जिसको बेचते हैं उधार पर, हम लोग उसे मेरा डेटर नहीं बोलते, ठीक है। डेटर सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, डेटर जिसने हम लोगों से हमारा उधार पर गुड्स परचेज किया है, एसेट नहीं। गुड्स परचेज करने वाले को हम लोग बोलते हैं डेटर, उधार पर जो खरीदेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एसेट बेचेंगे तो हम लोग उसे अपना डेटर नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग उसको अभी परचेजर लिख रहे हैं, और ये परचेजर हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये मेरा एसेट है। आगे क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इसको हम लोगों ने किया डेबिट। अगर मान लेते हैं कि 70,000 का एसेट है, 70,000 का एसेट्स है, और हम लोगों ने इसे 65,000 में सेल कर दिया, तो इस सिचुएशन में हमारा 5,000 का लॉस हुआ, और वो लॉस अभी हम लोग इसको डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉस फिर से मेरा एक्सपेंसेस लॉसेस के ग्रुप में आएगा और वो इंक्रीज होगा तो हम लोग उसे डेबिट कर देंगे। अगर एसेट को बेचने पर हुआ हमारा फायदा, गेन, तो इस सिचुएशन में इसको हम लोग इनकम और रिवेन्यू के रूल से हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे। इनकम या रिवेन्यू के रूल से हम लोग इसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारा रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम लोग इसे क्रेडिट करते हैं। जैसे 70,000 का था, 75 में सेल कर दिए,
तो इस सिचुएशन को हम लोग गेन मानेंगे, प्रॉफिट मानेंगे और इसे हम लोग क्रेडिट। ठीक है, अगला, अरे 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 अरे, अब जो टॉपिक स्टार्ट है ना, वो उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट इंट्रीज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक से जोर से बोलो, एडजस्टमेंट इंट्रीज। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट इंट्रीज। ठीक है, और एडजस्टमेंट इंट्रीज ढेरों टाइप का हो सकता है, जिसमें से एक है अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। It is that expenses which related to current year but have not been paid till the end of the year। मतलब ये ईयर समाप्त हो गया है, वो इसी ईयर का समाप्त हो गया अभी ईयर, लेकिन हम लोगों ने अमाउंट अभी तक उसके लिए पे नहीं किया, हम लोगों ने अमाउंट उसके लिए अभी तक पे नहीं किया। इस सिचुएशन में हम लोग उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं हम लोग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब मान लीजिए कि किसी इंप्लॉय का सैलरी मुझे देना है जून महीने का, जून महीने का, जो जून के खत्म हो जाने के बाद भी मैंने उसे अमाउंट को पे नहीं किया है, तो ऐसे सैलरी को हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, इसे हम लोग हमारा लायबिलिटी मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, लायबिलिटी। और ये इंक्रीज होता है तो हम लोग इसको इस वजह से इसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। लेकिन जर्नल एंट्री क्या बनेगा भाई, लायबिलिटी तो क्रेडिट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो हम लोग क्रेडिट कर दिए, यहाँ एक्सपेंसेस को ही डेबिट करना है, क्योंकि सैलरी भले ही हम लोगों ने पे नहीं किया, लेकिन वो सैलरी हमारे ऊपर तो आ गया ना, हमारा एक्सपेंसेस तो हो गया, इन फ्यूचर तो अब हमको पे करना ही पड़ेगा। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अगर ये वेजेस से रिलेटेड हो तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेज अकाउंट। अब इस तरीके से आप सोच लेना डिफरेंट टाइप से अलग अलग चीजों को। ठीक है, अब यहां है एक प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में। किसके बारे में, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब था कि मेरे ऊपर अमाउंट बाकी है, हम लोगों ने अभी तक पे नहीं किया है। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है कि हम लोगों ने अमाउंट पे कर दिया। चुन्नू नाम का कोई एम्प्लॉय है हमारा, चुन्नू नाम का कोई एम्प्लॉय है और वो शादी करने वाला है, चुन्नू अभी शादी करने वाला है, सो उसे 1-2 महीने का सैलरी जो है वो एडवांस में चाहिए, एडवांस में चाहिए। चुन्नू को अपने शादी में खर्च करने के लिए जो पैसा है वो एडवांस में चाहिए, और चुन्नू आता है मेरे पास कि सर मुझे 2 महीने का जो है वो एडवांस में कुछ पैसे चाहिए। अब भाई क्योंकि चुन्नू हमारे पास अच्छे से काम करता था और मैंने चुन्नू को वो पैसे एडवांस में दे दिया। ठीक है, अगर हम लोगों ने दिया तो उस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए हमारा एसेट होता है। क्यों है एसेट, क्योंकि अब शादी के बाद जब चुन्नू आएगा तो भाई काम पर भी तो आएगा, काम भी तो करेगा, और अगले 2 महीने तक मुझे अमाउंट पे करना नहीं पड़ेगा। और हम लोग एसेट किसे कहते हैं, जिसका बेनिफिट हम लोगों को फ्यूचर में मिलता है। तो भाई जो अमाउंट मैंने यहाँ 2 महीने का सैलरी जो एडवांस में पे किया, इसका हम लोगों को अब बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा कि वो मुझे 2 महीने तक ऐसे ही काम करके देगा बिना पैसे का, है ना, क्योंकि एडवांस में हम लोगों को दे रखा है। इट इज दैट एक्सपेंसेस which is paid during the current year but related to the following या accounting year। ठीक है, following accounting year मतलब ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है, अमाउंट अभी पे कर दिया, मतलब इसका फायदा अभी तक हमको नहीं मिला। ठीक है, अमाउंट पे कर दिए, फायदा अभी तक नहीं मिला। जैसे ऐसा भी तो होता है ना, हम लोग शादी में जब जाते हैं किसी के यहाँ, तो ये लोग ऐसे भी होते हैं ना कि उन लोगों ने बाराती वगैरह जाने के लिए वो बुक किया हुआ है, गाड़ी वगैरह एडवांस दे रखा है उन लोगों को। तो इस सिचुएशन में जो अमाउंट पे करते हैं हम लोग, वो हमारा क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हमारा एसेट है। और इसी रूल के थ्रू अब जैसे हम लोगों ने लिखा प्रीपेड सैलरी या यहाँ लिखा हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस, आप इसकी जगह चुन्नू को दिए गए अमाउंट के लिए क्या लिखोगे, प्रीपेड प्रीपेड सैलरी अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट। ठीक है, टू सैलरी अकाउंट।
अब यहां टू सैलरी अकाउंट क्यों? प्रीपेड सैलरी तो ठीक है, लेकिन सैलरी अकाउंट को हम लोगों ने क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि ये मेरे एक्सपेंसेस को अभी घटा देगा, क्योंकि ये अमाउंट मेरा इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो एक्सपेंसेस को घटा रहा है, इस वजह से क्रेडिट। इसके बाद एक और है भाई सन्ड्री एक्सपेंसेस। कौन सा? सन्ड्री एक्सपेंसेस। भाई सन्ड्री एक्सपेंसेस वो छोटा मोटा खुदरा खर्च है जिसे हम लोग रिकॉर्ड ऐसे आमतौर पे नहीं करते, तो छोटा मोटा अमाउंट है, तो सारे को जोड़ के एक जगह हम लोग लिख लेंगे। दीज आर द पेटी एक्सपेंसेस, खुदरा खर्चा, दैट इन्वॉल्व्स अ स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटा छोटा अमाउंट का, एंड देयरफॉर आर नॉट मटेरियल इन नेचर, नॉट मटेरियल इन नेचर। जैसे बैंक अकाउंट में आपके बैंक ने आपके अकाउंट से 5 पैसे डिडक्शन किए मैसेजिंग चार्ज का, और कुछ अमाउंट आपका डिडक्शन किया है एटीएम चार्जेस, ठीक है, और इसी तरीके से 2 4 5 1 2 रुपए का। नोट मटेरियल कहने का मतलब होता है कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल सच पेटी अमाउंट्स आर टुगेदर रिकॉर्डेड एज सन्ड्री एक्सपेंसेस। लेकिन आपने पढ़ा है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इस तरीके से अगर 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए का हमारा ढेर सारा छोटा छोटा खर्च हो जाए, तो ये छोटा छोटा खर्च तो एक अच्छे साइज का बन जाता है ना फिर अमाउंट। तो इस सिचुएशन में जो बहुत छोटा छोटा अमाउंट है, उन सारे को हम लोग एक जगह अगर जोड़ दें, एक जगह रख दें, तो उसको क्या नाम देंगे हम लोग? सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। क्योंकि ये भी एक्सपेंसेस ही है तो डेबिट कर दिए, और इसके लिए भी कैश गया तो क्रेडिट कर दिए। इसके बाद वाला जो इनकम है वो कौन सा? एक्रूड इनकम। कौन सा है? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है? मैंने इस वर्ष कमाया, लेकिन आज वो मुझे पैसा रिसीव नहीं हुआ, इस वर्ष वो पैसा मुझे रिसीव नहीं हुआ, अब ये अमाउंट हमको रिसीव होगा नेक्स्ट ईयर, सक्सेसिव ईयर, फॉलोइंग ईयर, ठीक है। तो तब तक वो पैसा मुझे नहीं मिल जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। जैसे बिहार बोर्ड का कॉपी हम लोग चेक करते हैं फरवरी में, और इसका अमाउंट जाकर हम लोगों को मिलता है सितंबर, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में। तो सोचो आप जरा, मार्च में तो ईयर खत्म हो गया, मार्च में वो ईयर खत्म हो गया, अब वो पैसा मुझे मिलेगा कब? सितंबर, ठीक है। तो इस तरीके के अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एक्रूड इनकम। मेरा पैसा किसी और के पास है। अच्छा, सीबीएसई का भी मैंने इस बार देखा कि सीबीएसई में क्या होता है ना कि आप चेक जो आप काम करोगे इन्विजिलेटर ड्यूटी का या फिर कॉपी वगैरह चेक करने का, तो वो आपके हो मार्च अप्रैल में, लेकिन उसका भी अमाउंट आपको जाकर मिलता है सितंबर अक्टूबर। तो ये जो इतने दिनों तक जो आपका पैसा वहां रहा ना, अब तब तक उसको अपना क्या मानोगे? एक्रूड इनकम। क्या मानोगे? एक्रूड इनकम। मतलब आप लोगों ने अर्न किया, लेकिन आपको वो पैसा अभी तक मिला हुआ नहीं है, और क्योंकि फिर से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वाली बात है, तो ये एसेट है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग इसको डेबिट करेंगे। इट इज द इनकम विच हैज बीन अर्न्ड, कमा लिए, बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड और हैज नॉट बिकम ड्यू, ठीक है, एंड हैज नॉट बिकम ड्यू। ये ड्यू भी नहीं है, हम लोगों ने कमा लिया है, अब हम लोगों को फ्यूचर में केवल पैसा मिलेगा। तो हम लोग इसके सिचुएशन में क्या करेंगे? एक्रूड इनकम को डेबिट टू इनकम, ठीक है। इनकम को इस वजह से क्रेडिट किए क्योंकि हमारा कमाया हुआ है, तो रेवेन्यू है, इसलिए क्रेडिट किए, लेकिन मेरा पैसा किसी और के पास है, इसलिए ये एसेट है, और एसेट को हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि मेरा पैसा फिर से किसी और के पास है। अगला टॉपिक इसमें क्या है भाई मेरे? डेप्रिसिएशन, नहीं सॉरी, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम, जैसे चुन्नू की शादी थी, तो उसको हम लोगों ने एडवांस दिया, तो हम लोग लिखे उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी कोई स्टूडेंट मेरा बैच परचेज करता है, और उस बैच को परचेज करने के बाद मुझे एडवांस में फी पे करता है वहां से, तो इस सिचुएशन में हम लोग उस फी को लिखेंगे यहां पर एडवांस इनकम। क्यों एडवांस इनकम? क्योंकि मैंने अभी उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, मैंने अभी तक उसे पढ़ाया नहीं है, लेकिन वो पैसा मुझे एडवांस में रिसीव हो गया। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, कमाए नहीं है, लेकिन वो पैसा अभी हमको मिल गया, ठीक है। तो इनकम को हम लोग इस सिचुएशन में डेबिट करते हैं, जो फी मिला उस फी को डेबिट करेंगे, टू एडवांस फी लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी को ऐसा हो, अगर एडवांस में मिल जाए, तो वो क्या लिखेगा? उस इनकम को डेबिट करेगा, क्योंकि उसने उस इनकम को अभी अर्न नहीं किया है। टू क्या करेंगे हम लोग? इनकम रिसीव्ड इन
एडवांस। और ये जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इसका नेचर है भाई कि ये मेरा लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज करता है, तुम लोग इसे क्रेडिट करते हैं। अब जो टॉपिक है यहाँ पर एक, वो है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। किस चीज से रिलेटेड? डेप्रिसिएशन से। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट के रेट को कम कर देता है, फिक्स्ड एसेट के वैल्यू को, उसके मार्केट वैल्यू को कम कर देता है। क्यों, कैसे कम कर देता है? तो ये वियर एंड टीयर हो सकता है, टाइम का स्पेंड होना हो सकता है, ट्रेडिशन से खत्म होना हो सकता है, अलग अलग रीजन है डेप्रिसिएशन के लगने का। और हम लोग डेप्रिसिएशन पर तो एक सेपरेट अलग से चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं फ्यूचर, ठीक है, 11th में ही है। अभी है कि डेप्रिसिएशन के लिए क्या एंट्री पास करें? इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हिच डिक्रीजेस द एसेट वैल्यू इन द बुक्स एवरी ईयर। ये हर साल डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है हमारे बुक्स में, उसको ये क्या करता जाएगा? कम करता जाएगा। और इस सिचुएशन में हम लोग डेप्रिसिएशन को क्या मानते हैं? हमारा एक्सपेंसेस। क्या मानते हैं? एक्सपेंसेस। और ये रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होगा, तो हम लोग इसको डेबिट कर देंगे। और इस एसेट का वैल्यू अभी घट रहा है, तो हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे। आगे का टॉपिक हमारा क्या है भाई? बैंकिंग ट्रांजेक्शन। क्या है? बैंकिंग ट्रांजेक्शन। आप सभी एक बार वीडियो को स्किप कर लो, थोड़ा बहुत पानी पी लो, 8-10 बार पलक को झपक लो, ठीक है, क्योंकि लगातार हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को किसी स्क्रीन को नहीं देखना चाहिए कंटिन्यू। तो आप लोग 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए आप थोड़ा ब्रेक ले लो और वापस इस वीडियो को वहां से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो क्या है भाई हमारा अभी? बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ऐसा ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं? बैंक के साथ कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन जो हमारा किसके साथ हो रहा है? बैंक के साथ हो रहा है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अब बैंक के साथ जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। बैंक के साथ जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जिसमें से एक ट्रांजेक्शन है कि हम लोगों ने अभी कैश डिपॉजिट किया बैंक में, और हमारा बैंक में एक अकाउंट ओपन किया। क्या है भाई? कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। हम लोगों ने एक अकाउंट ओपन किया और उसमें हम लोगों ने हमारा पैसा डिपॉजिट किया। इस सिचुएशन में हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट इस वजह से करते हैं क्योंकि बैंक अकाउंट या बैंक बैलेंस जो है वो हमारा एसेट्स है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग इसे डेबिट करते। लेकिन कैश जो दूसरा एसेट है वो घट रहा है मेरे पास। ऑफिस से पैसा निकाले, बैंक में डिपॉजिट किए, तो बैंक अकाउंट इंक्रीज, लेकिन कैश जो मेरे पास था वो डिक्रीज। तो इस वजह से हम लोग इसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब इसका उल्टा अगर हम लोगों ने कैश को क्या किया है भाई? विथड्रॉ किया। कहां से विथड्रॉ किया? बैंक से। क्यों विथड्रॉ किया? अपने ऑफिस यूज के लिए। मतलब कोई भी कारण हो, कैश विथड्रॉ हुआ हो और वो बिजनेस के लिए ही हुआ हो, ठीक है। अगर पर्सनल यूज के लिए करेंगे तो फिर वो ड्राइंग रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अगर अपने ही बिजनेस के लिए रिकॉर्ड करेंगे, निकालेंगे, विथड्रॉ करेंगे, तो उसको हम लोग ऑफिस से बैंक अकाउंट से केवल विथड्रॉ मानेंगे। इस सिचुएशन में मेरा कैश इंक्रीज होगा, डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट मेरा एसेट था लेकिन अभी ये घट रहा है, इस वजह से हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है, हो देखिए वापस फिर से वही बात, वीडियो स्किप मत करना। क्या बता रहा है? विथड्रॉल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज। अभी हम लोगों ने क्या किया है? अमाउंट को विथड्रॉ किया है बैंक से, लेकिन पर्सनल यूज के लिए इस सिचुएशन में हम लोग ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। और बैंक अकाउंट चूंकि मेरा घट गया, ये मेरा एसेट है, घट गया, तो हम लोग इसे क्रेडिट करेंगे। अब आगे क्या है? चेक पेमेंट टू ए क्रेडिटर। हम लोगों ने क्या किया? हमारे क्रेडिटर्स को चेक से पेमेंट किया है। क्रेडिटर्स को हम लोगों ने चेक से पेमेंट किया है। इस सिचुएशन में ये जो क्रेडिटर है ना हमारा, ये जो क्रेडिटर है ये तो होता है हमारा लायबिलिटी। क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी होता है, ये लायबिलिटी घट रहा है, तो इस वजह से हम लोग इसे डेबिट करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोगों ने चेक दिया है। अब ये जो बैंक अकाउंट है ये आप लोग जान ही रहे हो कि ये हमारा एसेट है, और क्योंकि हम लोगों ने चेक से पेमेंट किया हुआ है, तो वो आदमी उस चेक को लेगा, कहां जाएगा चेक को लेकर? क्या वो रोज उसमें अगरबत्ती दिखाए, दिया जलाए उसके सामने? नहीं ना। ओहो आ जाओ, ऐसा तो नहीं करेगा ना। वो कहां जाएगा उस चेक को लेकर? बैंक में जाएगा, और बैंक क्या करेगी? मेरे अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट करके किसको मिल जाएगा वो पैसा? मेरे क्रेडिटर को। अब क्योंकि मेरा अकाउंट एसेट घट गया,
इस वजह से हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। अगला टॉपिक क्या है, चेक इशूड डिसऑनर्ड। ओहो, चेक इशूड किए, चेक तो हम लोगों ने दिया, लेकिन वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। चेक अब हमारा डिसऑनर हो गया। अब इस सिचुएशन में क्या करना है, चेक के डिसऑनर होने का पहले तो डिफरेंट रीजन होता है भाई मेरे। या तो हो सकता है कि हमारा सिग्नेचर मिसमैच हुआ हो, सिग्नेचर हमारा खराब हो गया हो, या फिर उस डेट को मेरे बैंक अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं रहा हो, या हो भी कुछ और भी रीजन हो। लेकिन आपको बस ये समझना है कि मेरे अकाउंट से मेरा पैसा डिडक्शन नहीं हुआ। इस सिचुएशन में बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। क्यों क्यों क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर रखा था, ये समझ के कि मैंने चेक दिया तो मेरा अमाउंट डिडक्ट हो गया, जो सही में हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट किए। यहां हम लोगों ने ये माना कि हम लोगों ने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, लायबिलिटी मेरा घट गया, डेबिट कर दिए, लेकिन एक्चुअल में तो पेमेंट हुआ नहीं, क्योंकि मेरे अकाउंट से कट के पैसा तो उसको मिला नहीं। ठीक है, इस सिचुएशन में जो क्रेडिटर है वो वापस मेरे पास दौड़ा दौड़ा आएगा, नहीं पैसा दो पैसा दो, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग क्रेडिटर को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। आगे क्या है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। ओहो, आप लोगों ने निश्चित ही बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को पढ़ा है और उस पर जो कुछ क्वेश्चंस है वो आपने किया है। इस सिचुएशन में आपको देखना है कि अगर हम लोगों ने अमाउंट, हम लोगों को अगर चेक रिसीव हुआ है और चेक रिसीव होने के बाद अगर हम लोगों को क्या हुआ कि हम लोगों ने जो चेक रिसीव किया उसे सेम डे हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया, तो इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम लोग, आप लोगों ने क्या किया है ये आप लोग झट से देखिए और बताइए कि अभी बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर को हम लोगों ने क्रेडिट क्यों किया। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर को क्रेडिट क्यों किए हैं हम लोग, ये आप लोगों को बताना है। हाँ, तो अगर चेक हम लोगों को रिसीव हो जाता है और इसे हम लोग सेम डे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो इस सिचुएशन में हम लोग बैंक को एसेट मानकर डेबिट कर देते हैं बैंक को, क्योंकि ये बैंक हमारा क्या है, बैंक अकाउंट या बैंक बैलेंस हमारा क्या है, एसेट्स है, और बैंक में डिपॉजिट करने से हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा, डेबिट कर देंगे। और कौन दिया, डेटर दिया, ये डेटर हमारा क्या है भाई, एसेट्स है, ये क्या हो गया, घट गया, तो क्रेडिट कर देंगे। जैसे मोहन के पास हमारा 50,000 रुपीज था और उसने चेक से पेमेंट किया मुझे 20,000, तो अब उसके पास केवल 30,000 बाकी है, तो डेटर घट गया, तो हम क्रेडिट कर देंगे। आगे क्या है, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, ये तो सेम हो गया, पिछले वाले में भी ऐसा ही था, चेक रिसीव फ्रॉम द डेटर्स एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, तो ये सेम है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर एंड नोट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। अच्छा, आज चेक मिला लेकिन किसी दूसरे दिन हम लोगों ने उसे बैंक में जमा किया, सेम डे हम लोगों ने उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। इस सिचुएशन में हम लोग बैंक के जगह क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड, क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड, और ये चेक इन हैंड भी मेरा एसेट्स होगा, क्या होगा, एसेट्स होगा, ये बढ़ रहा है, इस वजह से हम लोग इसे डेबिट करेंगे, चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे क्योंकि मेरा एसेट इंक्रीज हुआ। अब आगे डेटर को ही क्रेडिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, डेटर को, क्योंकि उसने मुझे पेमेंट कर दिया, ये एसेट है, घट गया। आगे है लेटर एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट, बाद में जब हम लोग इसी चेक को जो मेरे पास है उसे हम लोगों ने बैंक में जमा किया, अब मेरा बैंक अकाउंट बढ़ेगा, डेबिट किए टू चेक इन हैंड, अभी ये जो एसेट था मेरे पास पहले से रखा हुआ चेक वो घट जाएगा, और एसेट घटता है तो हम लोग इसे क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड। अब हम लोगों ने जो चेक डिपॉजिट किया था बैंक में वो चेक हो गया डिसऑनर्ड, फिर से ये किसी भी कारण से हो सकता है, सिग्नेचर के मिसमैच होने से या अमाउंट के गड़बड़ होने से। इस सिचुएशन में चेक जो हम लोगों को मिला था, उस चेक को हम लोगों ने डिपॉजिट किया था, वो चेक मुझे डेटर दिया था, अब डेटर को हम लोगों ने पहले ही ये मान लिया है कि डेटर मुझे पेमेंट कर दिया, तो हम लोगों ने डेटर को उसको क्रेडिट कर दिया होगा, डेटर को ऑलरेडी कर रखा है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ
कि अगर डेटर से हम लोगों को चेक मिलता है, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, या फिर हम लोगों ने डिपॉजिट नहीं भी किया सेम डे में, इन दोनों में ही हम लोगों ने डेटर को क्रेडिट किया है, क्योंकि डेटर हमारा एसेट्स है और उसके पास से मुझे पैसा मिल जाएगा, तो हम लोग ये मानेंगे कि मेरा डेटर यानी एसेट घट गया, लेकिन वो ओरिजिनली में अभी ओरिजिनल में घटा नहीं है, क्योंकि मुझे अमाउंट मिला ही नहीं ना, वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो उस डेटर को हमको वापस एसेट मानना है, जिसे हम लोगों ने ये माना कि वो मेरा डेटर था, वो घट गया क्योंकि उसने अमाउंट पे किया, ऐसा हुआ नहीं, अमाउंट रिसीव हुआ नहीं, तो हम लोग सोचेंगे कि हमको डेटर से दोबारा पैसा लेना है, और जिस बैंक अकाउंट को हम लोगों ने ऑलरेडी ही डेबिट कर दिया वो अब क्रेडिट हो जाएगा। आगे क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय ड्राफ्ट। भाई ड्राफ्ट से पेमेंट करेंगे तो भी वही चीज लिखेंगे जैसे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। अब अगर हम लोग बैंक से ड्राफ्ट बनवाते हैं ना, बैंक ड्राफ्ट, तो बैंक हम लोगों से कुछ चार्जेस लेता है, ठीक है, उस चार्जेस को हम लोगों को डेबिट करना है एक्सपेंसेस के थ्रू, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ तो हम लोग इसे डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट जो हमारा एसेट है वो घट रहा है तो क्रेडिट करती है। आगे है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, भाई किसी भी एक्सपेंसेस को, जैसे सैलरी देना, कमीशन देना, इंटरेस्ट पे करना, इन सारे को, जो भी एक्सपेंसेस हम लोगों ने बैंक अकाउंट या चेक से पे किया है उसको एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अच्छा, अगर आप ये समझना कभी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग चेक के नहीं देकर हम लोगों ने उसे यूपीआई पेमेंट किया हो, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, व्हाट्सएप पेमेंट है, अमेजोन यूपीआई है, तो या फ्लिपकार्ट का है, अलग अलग टाइप से हम लोग उसे पेमेंट कर सकते हैं। इन सारे सिचुएशन में भी आपको यही इन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंक चार्जेस पेड। बैंक चार्जेस पेड, भाई बैंक चार्जेस अगर होता है ना तो बैंक आपसे पैसा मांगने नहीं आती है, बैंक आपसे पैसा मांगने नहीं आती है, बल्कि बैंक क्या करेगी, आपके अकाउंट में से उतना अमाउंट डिडक्ट कर लेगी, ठीक है। इस सिचुएशन में जो बैंक चार्जेस है, ये बैंक चार्ज आपका एक्सपेंसेस है, क्या है, एक्सपेंसेस है, ये इंक्रीज हो रहा है, हम लोग इसे डेबिट किए। बैंक अकाउंट हमारा एसेट है, बैंक ने हमारे अकाउंट में से ही डिडक्ट कर लिया अमाउंट, घटा दिया अमाउंट, एसेट घट गया, क्रेडिट किए। आगे क्या है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज्ड। अब क्योंकि बैंक चार्ज कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये फिर से हमारा एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, हम लोग इसे डेबिट किए। बैंक अकाउंट घट रहा है, क्रेडिट किए। अब आगे है बैंक इंटरेस्ट अलॉड। ये दोनों बात आपको इन दोनों जर्नल एंट्री में डिफरेंस समझा देगा। इसमें है अलॉड मतलब बैंक ने दिया, इसमें है चार्ज मतलब बैंक ने काटा, ठीक है। और इस सिचुएशन में जब बैंक अलाउ करता है इंटरेस्ट, हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरा एसेट है और हम लोगों को अभी बढ़ रहा है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये मेरा अभी रेवेन्यू है या इनकम है, क्योंकि हम लोगों को मिला है, हम लोगों को अभी ये मिला है, इंक्रीज हुआ, सो क्रेडिट करेंगे। अब आगे है पेमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम मेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ, यानी फर्म के बिहाफ में हम लोगों के बदले में हमारे बैंक ने पे किया हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा ध्यान से रहे ये बात, अभी केवल लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इस इंश्योरेंस प्रीमियम को हम लोग हमारा एक्सपेंसेस माने, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ इस वजह से डेबिट किए, और बैंक अकाउंट घट गया, एसेट्स एसेट्स घट गया, हम लोग इसको क्रेडिट किए। लेकिन यहीं पर अगर ये बात लिखा रहता ना, केवल एक बात जोड़ देता कि पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इस सिचुएशन में तब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के प्लेस पर हम लोग लिखते यहां पर ड्राइंग, क्या लिखते, ड्राइंग, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये ओनर के लिए पे किया गया है, तो इसे हम लोग ड्राइंग ट्रीट करेंगे, क्या मानेंगे, ड्राइंग मानेंगे। आगे है कलेक्शन डिविडेंड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ, फर्म के बदले में बैंक ने डिविडेंड कलेक्शन किया, क्या किया, डिविडेंड कलेक्शन किया। अब पहले डिविडेंड क्या होता है, हम लोग किसी कंपनी के शेयर को अगर खरीदें तो उस शेयर के बदले में हम लोगों को मिलता है उस कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा, और कंपनी के उस प्रॉफिट के हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिविडेंड, अगर हम लोगों ने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है तो क्या अंबानी जी हमारे घर तक आएंगे डिविडेंड लेकर, कुछ अमाउंट लेकर, 500 1000 2000 रुपया लेकर कि ये आप ले लीजिए, ये आपके हिस्से का, ऐसा होता है कभी आपने सुना है, नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं सुना, ठीक है। तो
इस सिचुएशन में जो हमारा रिवेन्यू है, जो डिविडेंड है, वो हमारे बैंक अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है, जिसके थ्रू हम लोगों ने हमारा डिमेट अकाउंट ओपन किया। तो ये जो डिविडेंड है ना, ये हमारा अभी रिवेन्यू होगा। क्या होगा? रिवेन्यू होगा। रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, सो हम लोग इसे क्रेडिट करेंगे। आगे है बैंक लोन रीपेड इन कैश। बैंक से लोन लिया हुआ था हम लोगों ने, उसे हम लोगों ने अभी रीपे कर दिया, वापस दे दिया बैंक को। लोन हमारा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी होता है, ये घट गया, क्रेडिट किए। कैश पे किए हैं, सो कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है। आगे है बैंक लोन रीपेड इन चेक। चेक, चेक के थ्रू, इसी के जैसा, लेकिन यहां केवल बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट हमारा एसेट है, घट गया। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो वन बैंक डेबिट कर देंगे। यहां आपको लिखना है कि एसबीआई या पीएनबी या यूबीआई, तो जो भी है उसको आपको लिखना है। ठीक है। तो एक बैंक जो बढ़ रहा है, जिसमें हम लोगों ने पेमेंट किया है, जिसमें बढ़ा वो डेबिट और जिसमें घटा वो क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें अब ओपनिंग एंट्री। ये कौन से टाइप का एंट्री भाई? ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री हम लोग किसे बोलते हैं? ये ओपनिंग एंट्री कब किया जाता है? जो हम लोग 1 अप्रैल को करते हैं। कब करते हैं? 1 अप्रैल को करते हैं। ठीक है। All the enterprises closes their books of account on that the end of the year. यानी जितना सारा इंटरप्राइज है वो सभी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को कब क्लोज करता है? तो एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में। इन दिस प्रोसेस all the nominal accounts are closed by transferring them to the profit and loss account, and all personal and real account balances are carried to the next year known as closing balances of the respective अकाउंट। देखिए, ये इस बार के सीए फाउंडेशन के एग्जाम में भी पूछा है। ठीक है, इस बार के सीए फाउंडेशन के एग्जाम में भी पूछा है कि क्या हम लोग नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ये पूछा है। ठीक है, तो आपको इसका जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसा इसलिए जवाब मिल जाएगा क्योंकि हम लोग जो थ्योरी या हम लोग जो अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको 11th के बुक का, वो आपको हम करवा रहे हैं सीए फाउंडेशन के लेवल का। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करके हम लोग इसको एडवांस लेवल पर इस वजह से ले जा रहे हैं ताकि आपको आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो, इसी चीजों को, इन्हीं चीजों को आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। तो भाई क्या बताया कि ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इसे बैलेंस नहीं किया जाता है, इसको क्लोज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जितना सारा पर्सनल और रियल अकाउंट है उन सभी को हम लोग कैरी करते हैं, नेक्स्ट ईयर ले जाते हैं, उसको क्या करके? बैलेंस करके। आगे है सच क्लोजिंग बैलेंसेस बिकम द ओपनिंग बैलेंसेस फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड देयरफॉर एन ओपनिंग जर्नल एंट्री इज पास्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब क्योंकि इस वर्ष का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट वर्ष के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और इस वजह से हम सभी को नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग एंट्री को पास करना पड़ता है, ओपनिंग एंट्री को पास करना पड़ता है। फोर्थ क्या है? एट द टाइम ऑफ पासिंग एन ओपनिंग एंट्री ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, मतलब जितने सारे एसेट्स हैं मेरे पास उन सभी को हम लोग डेबिट करेंगे, इंडिविजुअल नहीं, सारे को एक एक लाइन से। जैसे लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इस तरीके से सारे एसेट को डेबिट करना है। और कैपिटल एंड लायबिलिटीज को हम लोग इंडिविजुअली कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो जो एसेट है वो डेबिट, कैपिटल और लायबिलिटी को हम लोग करेंगे क्रेडिट ईयर के 1 मई। और आज का सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, आज हम लोगों ने आपके इस सेकेंड सेशन में पूरा कंप्लीट जर्नल एंट्री को या फिर जर्नल को हम लोगों ने खत्म किया। ठीक है, निश्चित है, होपफुली मैं कह सकता हूं इस बात को कि अगर आप लोग इसे ध्यान से देखे हैं तो निश्चित ही ये आपके नॉलेज को बढ़ाएगा जो कि जर्नल एंट्रीज के बारे में है। और अगर आप लोग इसको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो निश्चित ही इन सारे आपको जर्नल एंट्रीज में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होंगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी जर्नल एंट्रीज में से बहुत सारा जर्नल एंट्री जो है वो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच पर, उसके रूल पर ये बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, तो आप सभी बने रहिए कॉमर्स केयर के साथ। निश्चित ही हम लोग फिर दूसरा कोई वीडियो लेकर आएंगे जो आपके किसी नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होगा। तब तक मजे करें, अपने छुट्टियों का आनंद लें।